जय हिंद दोस्तों, मैं सतीश स्वागत करता हूं आपके चैनल एग्जाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो आज की एक वीडियो नई लेकर के आया हूं अपने उसी टॉपिक एजुकेशन एंड लीडरशिप के एक सब टॉपिक क्लासरूम एंड एनवायरनमेंट को लेकर के। और इसके हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी और आपके कुछ स्किल में, आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा होगा। चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। पहला प्रश्न है कि अध्यापक को कक्षा प्रबंधन कौशल पर किस प्रकार बल देना चाहिए। अ टीचर शुड एम्प्लॉय क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी विच फोकस ऑन कठोर नियमानुसार कक्षा नियंत्रण द्वारा, सभी छात्रों से समान व्यवहार की अपेक्षा द्वारा, बिना प्रश्न पूछे सबकी आज्ञा का पालन करने के संस्कार द्वारा, अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए प्रचुर अवसर देने के द्वारा। तो इसका सही उत्तर ये चार हो जाएगा कि हम उन्हें क्या है अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि बहुत सारे वो आंसर अपने दे सकें। और आपको पता भी है कि कक्षा जो प्रबंधन है, क्लास मैनेजमेंट है, वो तभी सक्सेसफुल होता है जब एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो, फियरलेस एनवायरनमेंट होना चाहिए, फियरफुल नहीं होना चाहिए कि उसमें डर नहीं होना चाहिए बच्चे को क्वेश्चन पूछते समय। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा बच्चों की कक्षा में प्रश्न पूछने के कौशल को बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश नहीं है। इसमें नहीं पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द गाइडलाइन टू एनहेंस क्वेश्चनिंग स्किल अमंग चिल्ड्रन क्लासरूम। तो पहला है कि उपयुक्त प्रश्नों की सराहना करना, अप्रिशिएट क्वेश्चन दैट आर अप्रोप्रिएट, तो ये करना चाहिए। सही उत्तर के साथ चर्चा बंद नहीं करना। डू नॉट स्टॉप द डिस्कशन विद राइट आंसर। कभी भी उत्साहजनक तरीके से कभी भी उत्साहजनक तरीके से उत्तर देना, तो ये इसमें नहीं था इसमें। तो नेवर रिस्पॉन्ड इन एन इनकरेजली वे, तो यही हो जाएगा। कभी उत्साहजनक तरीके से उत्तर जो ना देना है। कभी कभी आप इंग्लिश पढ़ लिया करें, है ना, कभी समझ नहीं आता है तो कई बार क्या होता है थोड़ा बहुत जो है डिफरेंस हो जाता है तो इंग्लिश का ज़्यादा माना जाता है। तो नेवर रिस्पॉन्ड इन एन इनकरेजिंग वे, तो यही हो जाएगा कि हम बच्चों को कभी उत्साहजनक तरीके से उत्तर नहीं दे रहे हैं। तो ये क्या है, प्रश्न पूछने के कौशल को नहीं बढ़ाता है ये चीज़। जब कक्षा का वातावरण सकारात्मक होता है तब अधिगमकर्ताओं को ज्ञात होता है। क्या ज्ञात होता है कि वे अपनी दिखावट, व्यक्तित्व या सफलता से परे होकर एक व्यक्ति के तौर पर समादृत हैं, और यही इसका सही उत्तर है। जब भी आपको कोई ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड किसी ऑप्शन मिल जाते हैं तो मोस्टली संभावना रहती है कि वो उसका उत्तर हो सकता है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन वन। और भी देख लेते हैं। उन्हें केवल तभी समादृत का मतलब क्या हो जाता है, दे कन्फर्म। समादृत समझा जाएगा जब वे कक्षा मानकों को साबित करते हैं। तभी समादृत समझा जाएगा जब वे परीक्षा में बेहतर बेहतर प्रदर्शन करें। तभी समादृत समझा जाएगा जब वे अपनी जगह बैठें, और सिर्फ तभी बोलें जब पूछा जाएगा। इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा नंबर वन। ठीक है, अगला देखते हैं। किसके अलावा डैश डैश के अलावा सभी कक्षा प्रक्रियाओं में शामिल प्रमुख घटक हैं। कक्षा प्रक्रियाओं के कौन से घटक हैं। शिक्षक के प्रदर्शन का मूल्यांकन, छात्र के अधिगम का आकलन, अपेक्षित अधिगम परिणाम, कक्षा संचालन। इंग्लिश में देख लेते हैं। इवेल्युएटिंग टीचर्स परफॉर्मेंस, असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग, एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स, क्लासरूम ट्रांजेक्शंस। तो इसका सही उत्तर है कि इवेल्युएटिंग टीचर्स परफॉर्मेंस, कि कभी भी टीचर्स की परफॉर्मेंस जो है एक घटक नहीं होता कक्षा प्रक्रिया में, है ना, क्योंकि शिक्षक तो पढ़ा रहा होता है ना। और घटक क्या होते हैं, ये सारे छात्र के अधिगम का आकलन, अपेक्षित अधिगम परिणाम, और कक्षा का ट्रांजैक्शन संचालन। विद्यार्थियों की बोरियत महसूस करने की संभावना है। कब हो जाती है संभावना, स्टूडेंट्स आर लाइकली टू बी टू फील बोर्डम व्हेन एक्टिविटी इज नॉट वैल्यूड। बिल्कुल यही सही उत्तर है कि जब कभी गतिविधियों को महत्व नहीं दिया जाता कक्षा में, सिर्फ आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं, एक्टिविटीज नहीं करा रहे हैं, खेल गतिविधि नहीं करा रहे हैं, तो बच्चे क्या है बोर होने लगेंगे, सीधी सी बात है। गतिविधियों को महत्व दिए जाने पर तो ये तो हो नहीं सकता है, क्योंकि महत्व दिए जाने पर बोर थोड़ी फील करेंगे वो। सफलता मिलने पर और उनकी अपेक्षा, सक्सेस ऑफ डिसाइड, तो ये नहीं होगा। क्या है, गतिविधियों को महत्व ना दिए जाने पर। यहाँ पर वर्ड ध्यान दीजिए, ये अपेक्षा लिखा है, उपेक्षा नहीं लिखा है। उपेक्षा होता तो ये इसका सेंस ही बदल जाता। विभिन्न भाषाई पहचान वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में
class having learners from various linguistic identities, a teacher should practice. टीचर को क्या करना चाहिए? एक बच्चे की बहुभाषी कक्षा है, बच्चे अलग अलग भाषाओं को जानते हैं, वहाँ क्या करना चाहिए? वहाँ क्या बहुभाषावाद की प्रैक्टिस करवानी चाहिए। बहुभाषावाद का मतलब उसे अपने क्लास में कुछ वर्ड से लगाने चाहिए जो अलग अलग लैंग्वेज की हैं, बच्चों को प्रैक्टिस करवानी चाहिए, क्योंकि बच्चे प्रैक्टिस करेंगे तो एक से अधिक लैंग्वेज सीख पाएंगे, क्योंकि जब उनका दोस्त ही अलग भाषा बोल रहा होता है तो और जल्दी सीखते हैं दूसरी भाषाओं को। कक्षा शिक्षण पूरा होने के बाद, जब हम क्लास हमारी पूरी हो जाती है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ क्लास, क्या करना चाहिए? ब्लैक बोर्ड को किसी छात्र द्वारा साफ किया जाना चाहिए, जो कि होता है खैर। ब्लैक बोर्ड को वैसे ही छोड़ देना चाहिए। ब्लैक बोर्ड को शिक्षक द्वारा साफ करना चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है कि टीचर शुड क्लीन द ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड को शिक्षक के द्वारा साफ किया जाना चाहिए। ऐसा अच्छा क्यों माना जाता है? लॉजिक क्या है इसके पीछे? इसके पीछे एक लॉजिक ये हो सकता है कि जब आप कक्षा से छोड़ते हैं तब कोई दूसरा शिक्षक आ रहा होता है, एंटर कर रहा होता है कक्षा में, और जब साफ ब्लैक बोर्ड होता है तब वो किसी नए टॉपिक को शुरुआत करता है, तो एक फ्रेशनेस रहती है बच्चों में नए टॉपिक सीखने के लिए, राइट। तो ब्लैक बोर्ड को कक्षा द्वारा साफ करना चाहिए, कक्षा शिक्षक के द्वारा। अगला देखते हैं, एक सामान्य कक्षा प्रक्रिया में कितने प्रमुख घटक होते हैं? मेजर कंपोनेंट्स आर देयर इन जनरल क्लासरूम, 3, 6, 2 एंड 5। तो इसका सही उत्तर है 3। जो 3 प्रमुख घटक है कक्षा के, वो है एक टीचर, एक स्टूडेंट है, और एक क्या है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, सामग्री जिसे कह सकते हैं, शिक्षक सहायक सामग्री। तो एक शिक्षक हो गया, एक हो गया स्टूडेंट, छात्र हो गया, विद्यार्थी, और एक क्या हो गया? शिक्षण सहायक सामग्री, या जो उसे पढ़ाना है। 3 ही प्रमुख घटक हो जाते हैं। अगला देखते हैं, भारत में अधिकांश कक्षाएं क्या हैं? बहुभाषी हैं। इसे शिक्षक द्वारा किसके रूप में देखा जाना चाहिए? वैसे भी आप केंद्रीय विद्यालय में जब आप जाएंगे, नवोदय विद्यालय में जाएंगे, आपको वहाँ कई स्टेटों के जो पेरेंट्स होंगे, ट्रांसफर होके आए होंगे एक जगह, तो उनके बच्चे जो है मल्टीपल लैंग्वेज जो बोल रहे होंगे, मल्टी लिंगुअल होंगे बच्चे, तो शिक्षक को किस रूप में देखा जाना चाहिए? एक उसके लिए ये बाधा वाली बात होगी, बोझ है, समस्या है, या संसाधन? तो ये एक रिसोर्स वाली बात है। यदि बच्चे अधिक भाषाओं को जानते हैं तो एक रिसोर्स की बात है, तो वहाँ पे एक मल्टीलिंगुअल एक कल्चर डेवलप हो जाएगा, बच्चे और भी भाषाओं को सीख पाएंगे। हम कक्षा में कला का शिक्षण कैसे दे सकते हैं? हमें आर्ट सिखानी है, तो आर्ट हम कैसे सिखा सकते हैं? ऐसे कला रूप प्रदान कर जिनका वे अनुकरण कर सकते हैं, विभिन्न कला के रूपों के उदाहरण देना, कला प्रदर्शन के वीडियोस दिखाना, या ऐसी विभिन्न गतिविधियों और खेल प्रदान करना जो उनसे और उनके वास्तविक जीवन के अनुभवों से संबंधित हैं। प्रोवाइडिंग वेरियस एक्टिविटीज एंड गेम्स दैट आर रिलेटेड टू देम एंड देयर रियल लाइफ एक्सपीरियंस। यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आर्ट का सीधा मतलब वो नहीं होता है सीध पिक्चर्स बनाना। आपने आर्ट की एक डेफिनेशन पढ़ी होगी। आर्ट जो है, आर्ट एक व्यक्ति के विचारों की अभिव्यक्ति है, वो चाहे किसी भी रूप में हो सकती है, खेल के रूप में हो सकती है और ड्राइंग के रूप में हो सकती है। तो बच्चों को क्या है? खेल प्रदान करना, गतिविधियां, और वास्तविक जीवन के अनुभवों से संबंधित है। यदि हम देंगे तो वो कला जो है अपने आप निखर के आएगी बच्चों के अंदर की। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको काफ़ी कुछ नए क्वेश्चंस सीखने को मिले होंगे, और जो कि टॉपिक था क्लासरूम एनवायरनमेंट, ये टॉपिक आपको इस क्वेश्चंस के द्वारा समझ में आया होगा, और आपको इसी तरह के मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए लाता रहूँगा, और ये हो सकता है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको केंद्रीय विद्यालय के एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएं, राइट। सो हमारी वीडियोस को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, क्योंकि इससे ही हमें मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों को शेयर करिए, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। एक और चैनल जो है टेलीग्राम है, उसकी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, बाकी वीडियोज़ में डली हुई है, जिससे आपको ये हर एक जो मैं PDF पढ़ाता हूँ, MCQ क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, उनकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।